इंडिया में और पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रिलियन डॉलर का टेक वाइप आउट हो चुका है। यस, और ये हुआ है टेक कंपनीज की वजह से ही। इंडिया और पूरी दुनिया में इस टाइम पे सारे टेक स्टॉक्स गिरे हुए हैं। तो उसका बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है एआई, और उसके अलावा भी जो दूसरा रीजन बताया जा रहा है जिसने ट्रिगर किया है इसे, वो है एंथ्रोपिक, जो एक एआई की कंपनी है। और इसके अलावा एचएएल अब जो है यहाँ पे नहीं बनाने वाला। हमारा जो एएमसीए प्रोजेक्ट है, इसमें जो हमारे जेट फाइटर्स बनने हैं वो एचएएल को नहीं मिलने वाले। तो ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया कि गवर्नमेंट कंपनी को ही यहाँ पे वो आउट कर रही है, और कंपटीशन होगा टाटा, एलएनटी और कल्याणी के बीच में। तो किसको ये प्रोजेक्ट्स मिल सकता है? क्यों एचएएल को अब नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है? क्या बाकी जेट फाइटर के प्रोजेक्ट्स भी अब इन्हें नहीं मिलेंगे, और क्या असर पड़ेगा आगे इनके बिजनेस ग्रोथ पर? ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। और इसके अलावा डिस्कस करेंगे आईटी में क्या डिसरप्शन आ रहा है। आईटी को आईटी ही डिसरप्ट कर दे रहा है। सारे स्टॉक्स नीचे क्यों हैं आईटी के, ये एक बहुत बड़ा हमें देखना होगा कि क्या मतलब कंसर्न है, पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है ये यहाँ पे। तो इन अ स्पैन ऑफ 2 days हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हजारों करोड़ वाइप आउट हो चुके हैं स्टॉक्स में, बॉन्ड में और लोन में, ऑफ कंपनीज बिग एंड स्मॉल अक्रॉस सिलिकॉन वैली। और मैं यूएस की बात कर रहा हूँ ये। और बहुत सारे एआई ड्रिवन सेल ऑफ आए हैं 3 साल में, जब से चैट जीपीटी यहाँ पे मेन स्ट्रीम हुआ। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से चल रहा है, ठीक है, देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला हमें पिछले 2 से 3 सालों में। एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है यहाँ पे वाइप आउट हो गए इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड लोन्स। अब यहाँ पे $1 ट्रिलियन का ड्रॉप आया है, ठीक है, आई शेयर्स ईटीएफ में ओवर पास 7 दिन में। $1 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी है, ठीक है। आप ये सोचो। अब यहाँ पे एआई बबल क्या बर्स्ट हो रहा है? क्या एआई बबल बन चुका है और बर्स्ट हो रहा है? क्या हो रहा है ऐसा? और ऐसा अगर एआई बबल बर्स्ट हो रहा है तो हमारी जो एआई वाली कंपनीज नहीं है, हमारी इन्फोसिस, टीसीएस, ये क्यों पिट रही है भाई? इनको क्यों मारे? उनके पास कोई एआई वेआई कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये तो सर्विसेज कंपनी है, ये एआई इंप्लीमेंट करने में आपको हेल्प करेंगी। एआई तो बना नहीं रही है, इनका कोई एलएलएम नहीं है, राइट? तो यहाँ पे चीफ मार्केट स्ट्रैटेजी से इनका कहना है कि ये कोई ओवर रिएक्शन नहीं है। हम ऑलरेडी सुन रहे हैं कि 2 साल से कैसे ये दुनिया अच्छी बदलने वाला है, चेंज करने वाला है। और इसके अलावा एंथ्रोपिक ने जो पीबीसी रिलीज किया है ना, एक नया टूल लीगल वर्क के लिए, जैसे रिव्यू करना कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑन इट्स ओन, तो ये एक मतलब प्रोडक्ट को जो है ना, इज नॉट सीन एज अ गेम चेंजर येट। लेकिन अगर आप 1 साल बाद देखोगे तो इनके जो कोडिंग टूल्स हैं, इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। एंड आज अगर आप देखोगे तो ये लीगल टेक है, लेकिन कल ये सेल्स और मार्केटिंग और फाइनेंस भी होगा। तो जो रूट है वो हार्डली लिमिटेड है यूएस लिस्टेड कंपनीज की। अगर आप देखोगे तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी यही हाल है। टीसीएस, इन्फोसिस, सब यहाँ पर एआई डिस्प्लेसमेंट फेयर की वजह से नीचे चले गए हैं। तो एआई ना कि लोगों को जॉब को डिस्प्लेस कर रहा है, कंपनीज के काम को भी रिप्लेस कर ले रहा है। आप समझे? तो एआई से खतरा हमारी जॉब्स को नहीं, हमारी कंपनी को भी खतरा है। जो हम पूरा कंपनी काम कर रही है वो खुद ही वो करके दे सकता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज ने तो लास्ट कुछ ईयर्स डेवलप किए हैं अपने ओन एआई टूल्स, जहाँ पे ये प्रॉमिस कर रहे हैं एबिलिटी टू यूज एआई ना सिक्योर वे, टैपिंग कस्टमर डेटा जो ऑलरेडी उनके सिस्टम में, और इन चीजों को लेकर के। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब एंथ्रोपिक ने क्या किया? एंथ्रोपिक का ना एक रीसेंट अपडेट आया टू क्लाउड कोवर्क, जहां पे कंसर्न्स थे ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डिस्ट्रप्शन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जो अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब अब ये विजिबल है, दिख रहे हैं। और स्पेसिफिकली एआई का सबसे पहला जो शिकार है ना, वो खुद आईटी कंपनीज बन रही हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर फर्म्स है, आईटी सर्विसेज कंपनीज, वो ऑलरेडी अपना वीक मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल देख रही है। जैसे एक टूल है जिसका नाम है क्लाउड कोवर्क। अब एक एजेंटिक कोडिंग और वर्क फ्लो ऑटोमेशन टूल है। तो सबसे पहले एआई को सिखाया क्या जा रहा है? कोडिंग, ठीक है। तो इससे सबसे बड़ा खतरा भी सबसे पहले किससे आ रहा है? आईटी इंजीनियर्स को और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, और जो ओवरऑल डेवलपर्स हैं सारे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने अपने आप को अब एक्सपैंड करके एंटरप्राइज एआई असिस्टेंट ये बन चुका है, जहाँ पे ऑटोमेशन लेयर डिजाइन है और कंप्लीट बिजनेस वर्कफ्लो यहाँ पे ये कर पा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एआई कंपनी जो वैल्यू है इसकी $350 बिलियन की है। अब ये डायरेक्टली कॉम्पिटिशन में आ गई है ट्रेडिशनल सास प्लेटफॉर्म से, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है और आईटी सर्विसेज फर्म है। एनालिस्ट जो है वो अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या कितना एसेंशियल हो सकता है लेगेसी सॉफ्टवेयर लेयर वाला काम, अगर एआई एजेंट्स इंडिपेंडेंटली ये काम कर लेंगे। तो क्या इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज की हमें जरूरत है, जो बैंक्स और नॉन आईटी मतलब जिनका कोर काम है ना, उनको मदद करती है आईटी इंप्लीमेंटेशन में और ऑटोमेशन में, वर्कफ्लो ऑटोमेशन में। तो विच इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और अब ये दिख रहा है कि क्लाउड का जो ये टूल है ये काम कर पाएगा। और इसके बाद ही, ठीक है, क्लाउड का जो ये अपडेट आया ना, इसी के बाद से हमारे इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के शेयर नीचे गिरने लगे। और साथ में यूएस में भी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा सारी एआई से रिलेटेड या जो भी टेक कंपनीज हैं, सब के सब नीचे जाने लग गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो
इसका इंडस्ट्री वाइड इम्पैक्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो ये दूसरी एआई कंपनीज को बीट कर रहा है, वो एआई कंपनीज की चिंता है, लेकिन जो बाकी कंपनीज का काम ये ओवरटेक कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडियन आईटी कंपनीज की बात करूं तो स्लोअर क्लाइंट स्पेंडिंग हो गई है इनकी। क्लाइंट ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहा है, मतलब स्पेंड कर रहे हैं लेकिन वो इनको पैसा नहीं आ रहा है ना इनके पास। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर ड्रिवन वर्कफ्लो के लिए, और इनके लॉन्ग टर्म हायरिंग प्लान्स पे भी ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो एंटरप्रेक ने जो भी किया है विद कोवर्क की एक पैकेज है अपनी एजेंटिक कैपेबिलिटीज का, नॉन डेवलपर्स के लिए है। तो एक नॉन डेवलपर बंदा भी अब कोड राइट कर सकता है, वो कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज को ऑटोमेट कर सकता है और मैनेज कर सकता है। तो एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने कॉशन किया है कि एआई का जो इम्पैक्ट है लीगल वर्क पे अभी अंडर एस्टिमेटेड है, लेकिन आगे जाकर के बहुत अच्छा होने वाला है। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल का, और ये है हमारे लिस्टेड कंपनी HAL, जो हमारी सरकारी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, PSU है ये। अब ये हमारा AMCA प्रोजेक्ट नहीं करने वाली है। जेट फाइटर का जो प्रोजेक्ट था 5th जनरेशन, और ये कंपटीशन रहेगा प्राइवेट कंपनीज के बीच में, जहां पे टाटा, L&T और कल्याणी है। अब स्टेट रन HAL मोनोपोली जो है वो ब्रेक हो सकती है, एंड इट विल नॉट बी बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंजीनियर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारा, जहां पे 3 अलग अलग कंटेंडर है। तो इसकी जो मोनोपोली है अब इसे कंप्लीटली ब्रेक किया जा सकता है। तो क्या इसके वैल्यूएशन पे भी फर्क पड़ेगा? अब इसके शेयर के दाम पे भी असर आ सकता है लॉन्ग टर्म में, अगर इसी तरीके से इसके जो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करता था ये ब्रेक हो जाता है। तो अब टाटा ग्रुप 2 कंसोर्टिया है, ठीक है, और लेड बाय कल्याणी ग्रुप एंड लार्सन एंड टूब्रो, 3 ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो टाटा ग्रुप तो अकेले खड़ी है यहाँ पे। उसके अलावा 2 कंसोर्टिया है, जहां पे एक कल्याणी ग्रुप है जिसमें और कंपनीज है, और लार्सन एंड टूब्रो है जिनके साथ भी कुछ और कंपनीज है, मिल करके सिलेक्ट की गई हैं एज क्वालिफाइड एंटिटीज, और ये कंपीट करेंगे अब इस प्रोग्राम के लिए। तो डिफेंस सोर्स जो है अवेयर है इस डेवलपमेंट के, उनका ये कहना है कि HAL ने तो क्वालिफाई ही नहीं किया टू बी डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर, और स्पेसिफिकली एक क्राइटेरिया था लिस्टेड में जहां एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जहां इशू किया गया था टू शॉर्टलिस्ट एंटिटीज केपेबल ऑफ बिल्डिंग AMCA प्रोटोटाइप्स विदाउट इलैबोरेटिंग ऑन द क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया ये नहीं पता, लेकिन एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया उसके बेसिस पे HAL को ही रिजेक्ट कर दिया गया। तो 3 कंटेंडर यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। अब मैटर ये होगा कि इनमें से कौन लोएस्ट बिडर रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर्स में लोएस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। तो HAL के पास करीब 2.5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है, और यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज है। आप देखिए कितना बढ़िया प्रॉब्लम है इनके पास, ऑर्डर इतने आ गए हैं, अगले 20 साल के ऑर्डर है इनके पास, ये फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। ऑपरेशन अगर आप देखोगे तो ऐसा ऑपरेशन एक्सपेंशन उनका हुआ ही नहीं है कि डिमांड को ये मीट कर पाए। कुछ दिन पहले हमारे चीफ ने भी कह दिया था कि उन्हें HAL पे भरोसा ही नहीं है। यस, अब एयरफोर्स अगर ऐसा कह रही है, इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न कि HAL पे भरोसा ही नहीं है हमें कि वो ये प्रोजेक्ट कर पाएगा और टाइम से कर पाएगा। ठीक है, तो HAL इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस फर्म है, डिफेंस कंपनी है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देख लो, आप चाहे इनका ऑर्डर बुक देख लो, इनका आप मार्केट कैप देख लो, वैल्यू देख लो, एंड डेकेड्स ऑफ लाइसेंस इन मैन्युफैक्चरिंग किया है इन्होंने MiG-21 बनाया, Su-30 MKI बनाया, और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी हैंडल कर रहा है। इसके अलावा रेगुलर रिपेयर और ओवरहॉल ऑर्डर्स भी करता है, ये मेंटेनेंस, रिपेयर, हर चीज़। एंड इसने डिज़ाइन किए हैं और मैन्युफैक्चर किए हैं मल्टीपल मिलिट्री हेलीकॉप्टर वेरिएंट्स भी। तो 15,000 करोड़ का जो AMCA प्रोटोटाइप प्रोग्राम है, ये सबसे कॉन्सिक्वेंशियल डिफेंस प्रोजेक्ट होगा जो प्राइवेट प्लेयर्स इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं, डेट ऑफ on to date in terms of complexity of platform, and it is also viewed as an opportunity कि यहाँ पे आप second combat एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन सेटअप करो और HAL की जो मोनोपोली है ना इसको आप खत्म करो। तो गवर्नमेंट खुद खत्म करना चाहती है इसके मोनोपोली को, और ऑलरेडी ये बहुत ऑक्यूपाइड है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ जो इसके पास तेजस Mark 1A जो फाइटर जेट्स हैं HAL के पास, इसकी वैल्यू 98,000 करोड़ की है, 180 के ऑर्डर्स हैं इनके पास। ठीक है, अब अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है AMCA प्रोडक्शन का, इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये एक जनरेशन 5th जनरेशन है, तेजस यहाँ पे 4th जनरेशन हो गया, राइट, उसे 4.5 भी बोलते हैं लोग, या 4th जनरेशन, तो 5th जनरेशन है ये, तो ज़्यादा एडवांस होगा ये तेजस से। 5th जनरेशन होगा जहाँ पे इवेड करेगा रडार एज कम्पेयर टू मोर कन्वेंशनल 4+ जनरेशन तेजस। तो पहली जो प्रोटोटाइप होगी फ्लाइट की वो एक्सपेक्टेड है एट द एंड ऑफ 2028-29, जो कि मुझे तो बहुत अर्ली लग रही है जिस हिसाब से आज तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं। एंड जो सीरीज प्रोडक्शन है वो प्रोजेक्ट बिगिन होगा अराउंड 2035 में, विद इंडियन एयरफोर्स सिलेक्टेड टू इंडक्ट 7 स्क्वाड्रन्स टोटलिंग 126 जेट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव कर दिया एग्जीक्यूशन मॉडल। प्राइवेट और पब्लिक इंडियन डिफेंस फर्म्स यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है इनके पास कि कंपीट करें AMCA प्रोग्राम के लिए। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आपके लिए फेवरेट कंपनीज कौन सी होगी? कल्याणी ग्रुप होना चाहिए, L&T होना चाहिए, टाटा होना चाहिए, जो ये बिड जीत पाए? आप
किसके लिए यहाँ पे रूट करने वाले हो कि इंडिया का 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है वो ये ग्रुप बनाए। अब टाटा एडवांस सिस्टम जो है TASL, टाटा ग्रुप का एरोस्पेस और डिफेंस आर्म, इसने तो रिस्पॉन्ड कर दिया टू AMC EOI इंडिपेंडेंटली। भारत फौज अगर आप देखोगे जो पार्ट है कल्याणी ग्रुप का, ये भी लीड कर रहा है कंसोर्टियम को विद डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग BAML एंड प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम डेटा पैटर्न्स LNT, ये भी कंसोर्टियम है एक, जहाँ पे DPSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इनके साथ मिलकर के ये ग्लोबल एरोस्पेस पार्ट सप्लायर और डायनामाइट टेक्नोलॉजीज को पार्टनर बना करके एक कंसोर्टियम में लीड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंसोर्टियम है, ठीक है। और HL भी एक कंसोर्टियम है, दो छोटे प्राइवेट फर्म्स हैं इंक्लूडिंग वेम टेक्नोलॉजीज। तो वी हैव टू सी यहाँ पे कि क्या किस तरीके से अब आगे चेंजेस आते हैं इंडिया के डिफेंस प्रोग्राम में एंड डिफेंस इंडस्ट्री में, एंड ये बहुत बड़े शिफ्ट होंगे और एक बहुत बड़ी मोनोपोली जो इंडिया में है अभी वो कहीं ना कहीं आगे इससे ब्रेक हो सकती है। सो यू हैव टू कीप अ क्लोज वॉच, क्योंकि डिफेंस में लोगों ने बड़ा पैसा लगा दिया है इस टाइम पे अपने सेविंग्स का, और रिटेल इन्वेस्टर्स तो खासा कर बहुत इन्वेस्टेड हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि इसको क्लोजली वॉच करें। 40% इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी हैव जीरो ड्यूटी। अब देखो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है और उसमें कह रहे हैं कि भैया यूएस से आने वाला सारा सामान जो है ना यहाँ पे 0% पे होना चाहिए अगर इंडिया में आ रहा है तो। अब कुछ लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, बड़े इरिटेटेड है कि यार हम 0% क्यों करें जब आप 18% चार्ज कर रहे हो। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ना यूएस को, सबसे पहले तो वो ऑलरेडी अट्रैक्ट करता है जीरो ड्यूटी, एंड ये होता है मोर देन 40% शिपमेंट हमारे जिसपे जीरो ड्यूटी है, जीरो टैक्स है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऑलरेडी मेजर आइटम्स जो हम यूएस को भेज रहे हैं वो जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट हो जाते हैं। की कमोडिटीज जो इंडिया टू यूएस जाते हैं यहाँ पे जीरो ड्यूटी वाले वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बल्क ड्रग्स, और ये टॉप 3 एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टी, कॉफी, स्पाइसेस, इन सब पे कोई टैरिफ टैक्स नहीं लगता, इवन अभी भी नहीं लगा था, ठीक है। और इनकी वैल्यू भी अच्छी खासी है, सिर्फ अप्रैल टू नवंबर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट $26 बिलियन है आउट ऑफ जो $59 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने किया। एंड आप ये देख सकते हो कि थोड़ा बहुत जो टैरिफ लगेगा अभी वो ऐसे आइटम्स है कि जेम्स है, ज्वेलरी है, ठीक है, वहाँ पे हमें कंपैरेटिवली बेटर होना है। मतलब कि हमारे पे 18% लग भी रहा है, डजंट चेंज अ फैक्ट, डजंट चेंज एनीथिंग अगर हमारे कंपटीटर्स जो थे उन पे हमसे ज़्यादा टैरिफ लग रहा है, तो इट्स इवन बेटर। अब बात कर लेता हूँ लेदर सेक्टर की, क्योंकि टैरिफ डील साइन हुआ है तो थोड़ी चीज़ें कवर करते रहने चाहिए हमें। अगर कुछ इन डेप्थ आता है, इन डिटेल आता है किसी चीज़ पर, तो लेदर सेक्टर जो है ना ये बूम कर रहा है यहाँ पे, एंड यूएस और EU ट्रेड डील्स, दोनों ट्रेड डील्स इससे बेनिफिट कर सकती हैं। यस, इंडिया और यूएस के बीच में जो अग्रीमेंट है इससे सेंटिमेंट बढ़ गया है लेदर एक्सपोर्टर्स का। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईयर क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है हमारा FTA यूरोपियन यूनियन के साथ, तो इसमें भी बहुत पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। और अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री जो शिफ्ट आया है मूड में, इट इज़ वेरी हार्ड टू मिस। जो बूम आया है एंड ऑल मेंबर्स ऑफ इंडियन लेदर प्रोडक्ट एसोसिएशन ये बड़े एक्साइटेड है। और 2026 जो है ना हमें लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईयर रहने वाला है इंडिया के लेदर इंडस्ट्री के लिए। फ्यूचर भी परफेक्ट है एज वी हैव बोथ द डील्स, जो इंडिया EU FTA है और इंडिया US का FTA है वो। तो दो बड़े सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ अगर ट्रेड डील होती है ना भाई, तो इसका इम्पैक्ट देखने को हमें मिलता है, और वही यहाँ पे देखने को मिल सकता है लेदर के सेक्टर के लिए भी। तो हमारे राइवल्स कौन है, जैसे यहाँ पे एक तो सबसे पहले तो हम लोग ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं किससे, वियतनाम से, चाइना से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लग रहा है हमारे से। सबसे पहले तो ये, जैसे वियतनाम एक मेजर राइवल है इलेक्ट्रॉनिक्स में, गारमेंट्स में, फुटवेयर में, और इसके ऊपर कितना टैरिफ लगा है, 20% का टैरिफ लगा है। और इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड पे 19% का। तो ग्लोबली का इंडिया का जो टैरिफ है ना काइंड ऑफ फेवरेबल है विद लार्ज एक्सपोर्टर्स। ब्राज़ील पे तो 50% टैरिफ लग रहा है इस टाइम पे, ठीक है। ब्राज़ील और US के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। म्यांमार, लाओस, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, इवन डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे कनाडा, इन पे भी 35% टैरिफ लगा है कुछ आइटम्स पे, ठीक है। मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिको और कनाडा पे टैरिफ बहुत कम है, आई थिंक सिर्फ 5% ही है, क्योंकि US के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी भी मिलती है। एंड तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एडवांटेज ऐसा नहीं है कि नहीं है, इंडिया यहाँ पे फ़ायदा उठा सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है एडवांटेजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो हमारे कुछ सेक्टर्स जो हैं वो ओवरटेक कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ को US मार्केट में। तो US मार्केट एक रन का मैदान है मैं कहूँगा, और यहाँ पे हमारे ब्रांड्स और कंपनीज लड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे रिच बायर्स यहाँ पे हैं, सबसे बड़े कंज्यूमर्स यहाँ पे हैं, कि कौन डोमिनेट करेगा इस मार्केट को, कौन सबसे बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप रोज़ 15 से 20 मिनट ऐसे वीडियोज़ को दे सकते हैं। थैंक यू।